हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अंग्रेजी के मैंने बेस्ट 500 क्वेश्चन निकाले हैं, जिसमें से अपन ने 25 क्वेश्चन आज कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, और आज अपन करने वाले हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा, बेस्ट 500 क्वेश्चन है ये। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट अमांडा? अमांडा को किसने लिखा था? क्या राइटर? जो अमांडा स्टोरी है, जो अमांडा एक लड़की का नाम है, उसको उसकी मम्मी हर चीज़ के लिए टोकती रहती है, ऐसे मत करो, नाखून मत काटो, ये मत करो, वो मत करो। तो इस प्रकार से ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को किसने लिखा है? तो रॉबर्ट क्लोन ने इसको लिखा है। याद रखना, इसमें एक लड़की क्या होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाती है। तो किसने अमांडा स्टोरी को लिखा है? रॉबर्ट क्लेन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अमांडा वांट्स टू बी। अमांडा क्या बनना चाहती थी? अमांडा की स्टोरी में अमांडा क्या बनना चाहती थी? एक चिड़िया बननी चाहती थी, मरमेड बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी। इतनी होशियार तो थी नहीं कि वो डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी। वो बनना चाहती थी जल परी। मरमेड को क्या बोला जाता है? जल परी बोला जाता है। और अमांडा क्या बनना चाहती थी? जल परी अमांडा बनना चाहती थी, है ना। इसके अलावा और वो क्या बनना चाहती थी? इसके अलावा बनना चाहती थी वो ऑर्फन, मतलब अनाथ बनना चाहती थी, और रास्ते में घूमती रहना चाहती थी नंगे पाँव। इसके अलावा वो रेपुंजेल भी बनना चाहती थी। रेपुंजेल भी बनना चाहती थी, मतलब रेपुंजेल मतलब एक ऊंचे मीनार में अकेली रहना चाहती थी, जहाँ पर शांति हो और किसी की रोक टोक ना हो। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रीज? द ट्रीज एक कविता है। द ट्रीज को किसने लिखा है? तो एड्रिन रिच। किसने लिखा है? एड्रिन रिच। इसको ऐसे याद कर लो, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं ये किन के घरों में होते हैं? जो रिच लोग होते हैं। ऐसे गरीबों बेचारों के घर में तो घर में रहने कमरे के लिए जगह नहीं होती, पेड़ क्या लगाएंगे? तो ट्रीज किसके घर में होते हैं? तो रिच लोगों के घर में होते हैं। तो ऐसे आप याद कीजिए। हमारे रक्षक बैच में मैंने इसी प्रकार से ट्रिक से ही याद कराया था। ये हमारा हॉस्पिटल असिस्टेंट का नोट्स बैच। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो 99 में ले सकते हैं, जिनके पेपर लेट हो। अगला है, व्हाट आर द ट्रीज ट्राइंग टू डू? व्हाट आर द ट्रीज ट्राइंग टू डू? पेड़ जो हैं क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो क्या? ब्रेक फ्री फ्रॉम ह्यूमन कैपिटिविटी एंड मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट। मतलब यहाँ से क्या करना चाहते हैं? वो जहाँ पे हैं वहाँ से हटना चाहते हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं। स्केप द हाउस, आज़ाद होना चाहते हैं घरों से और वापस अपने जंगल में जाना चाहते हैं। तो स्केप द हाउस मतलब क्या करना चाहते हैं? पेड़ मानव से आज़ाद होकर जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात बरामदे के फर्श की दरारों में खुद को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। पत्तियां ताज़ी हवा और खुली जो रोशनी के लिए सोचती हैं कि कब मैं अपने जंगलों में जाऊं और कब वहाँ मैं खुली जगह पे रुकूं। तो घरों में जो ट्री होते हैं वो अक्सर ये प्रयास करते हैं, एस्केप द हाउस, और कब हम इस हाउस को छोड़कर भागें। अगला है, हु रोट ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया? मतलब भारत की जो झलकियाँ होती हैं, ग्लिम्सेस मतलब होता है झलकियाँ, इसको किसने लिखा है? तो इसको 3 अलग अलग राइटर ने लिखा है, मल्टीपल ऑथर्स। इसमें एक है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें एक ब्रेड बेचने वाला है गोवा का। तो एक अ बेकर फ्रॉम गोवा है एक, जिसको लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। तो ऐसे याद रखो, रोड पे बेकर बेच रहा है। दूसरा जो लिखा है लोकेश अबरोल ने लिखा है कुर्ग। दूसरी कौन सी है? कुर्ग है स्टोरी, और उसको किसने लिखा है? लोकेश ने लिखा है। लोकेश ने कुर्ग को लिखा है। तीसरी स्टोरी है ट्री फ्रॉम असम। तीसरी कौन सी है? ट्री फ्रॉम असम है, और इसको किसने लिखा है? अरूप कुमार ने लिखा है। इस प्रकार ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में कितनी स्टोरी हैं? 3 स्टोरी हैं। मल्टीपल ऑथर्स इसके हो जाएंगे। अगला है, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर कुर्ग? कुर्ग जो है वो किस स्टेट में है? कुर्ग जो है किस राज्य में है जो जाना जाता है? तो कुर्ग जो है वो कर्नाटका में है। कुर्ग कहाँ पर है? कुर्ग जो है वो कर्नाटक में है। तो विच स्टेट इज़ फेमस फॉर कुर्ग? तो कौन सा है? कर्नाटक। कुर्ग जो है कर्नाटक का एक खूबसूरत पहाड़ी ज़िला है, जो अपनी सुंदरता, कॉफ़ी के बागानों और मसालों के लिए जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? कुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
टी इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ, टी जो होती है चाय जो है इनमें से कहाँ पाई जाती है, असम में चाय पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हु रोट मिजविल द अटर। एक अटर जो है वो अफ्रीका का एक जानवर है और उसी की ये कहानी है और ये मतलब मिडविल द अटर इसको हम बोलते हैं और इसके जो लेखक है वो गेविन मैक्सवेल है। लेखक गेविन मैक्सवेल और उनका एक जानवर था ऊद बिलाव जिसका नाम रख दिया था मिजविल। मनुष्य और एक अनोखे जानवर के गहरे रिश्ते को ये बताती है। तो हु रोट मिजविल द अटर, तो ये लिखा है गेविन मैक्सवेल ने लिखा है। अगला है व्हाट वाज मिज। जो मिजवेल में मिज क्या है, मिज को मिज कह के बुलाते थे मैक्सवेल अपने जो ऊद बिलाव को। तो जो मिज था वो मिजविल ही था और ये क्या था, एक ऑटर था। ऑटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊद बिलाव बोलते हैं और ये सऊदी अरब में एक जानवर होता है वो ये ऊद बिलाव कहलाता है। अगला है फॉग कम्स ऑन। जो फॉग आता है, जो कोहरा आता है वो किसकी तरह आता है, फॉग किसकी तरह आता है, जो किस जानवर की तरह फॉग दिखता है। तो फॉग जो आता है वो कैट फीट, बिल्ली की तरह पैरों पे आता है, बिल्ली की तरह दबे पैरों पे फॉग आता है। बिल्ली की तरह कैसे आता है, बिल्ली की तरह दबे पैरों पर आता है। याद रखना, बिल्ली की तरह कैसे आता है, बिल्ली की तरह दबे पैरों पर, कैट फीट, बिल्ली की तरह आता है। तो फॉक्स कॉमन्स कैसे आता है, कैट फीट की तरह आता है। अगला क्वेश्चन है हु रोट मैडम राइड द बस। मैडम राइड द बस, इसमें एक वल्ली नाम की एक लड़की रहती है, लड़की का नाम क्या रहता है, वल्ली रहता है और वो अपने गेट के पास खड़ी रहती है और बस को आती जाती देखती है। एक बस जो शहर जाती है, शहर से लौट के आती है, तो रोज़ाना वो अपने घर के आसपास देखती है, बस को आते जाते देखती है ना। तो किसने लिखी है ये मैडम राइड द बस, तो लिखी है वल्लिका नन ने। ये वल्लिका नन को, वल्ली खुद की ही कहानी लिखती हैं और वो सोचती हैं कि मैं भी कभी बस से जाऊं, शहर की यात्रा करूं। तो वो छोटी सी 8 साल की लड़की है ये वल्ली और ख़ुद क्या करती है, अपने पैसे इकट्ठा करके चली जाती है शहर और घूमकर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल। जो लड़की घूमती है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम रहता है वल्ली। क्या नाम है उसका, वल्ली नाम रहता है। अगला है हाउ ओल्ड वाज वल्ली। वल्ली कितने साल की रहती है, तो वल्ली 8 साल की रहती है। अगला है हु रोट द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। किसने कस्टर्ड द ड्रैगन को लिखा था, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन किसने लिखा था, ओगडन नैस। किसने लिखा था, ओगडन नैस ने लिखा था, है ना। तो ऐसे याद रखो, नैस से याद रखो, नैस और कस्टर्ड, कस्टर्ड को नैस किया, कस्टर्ड को मैस किया, ऐसे याद रख सकते हो, कस्टर्ड को मैस किया। तो ओगडन नैस। देखो ये जो मैंने इंग्लिश की ये जो 500 बेस्ट निकाले, इसमें मैंने सारी पोएम के राइटर एक जगह पे लिख दिए एमसीक्यू फॉर्म में, तो बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप 49 रुपये में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे पूरा कॉम्बो डला हुआ है जिसमें साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश चारों की जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो उन 149 में है। हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन मैंने निकाले हो, ये बेस्ट क्वेश्चन है। इससे आपको पूरे राइटर याद हो जाएंगे, हर टॉपिक के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने निकाले गए हैं। तो आप इसको व्हाट्सअप करके ले सकते हो। व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी हाई लिख कर सेव करा देना, क्योंकि जो बचे हुए दिन हैं, जितने भी 3-4 दिन हैं जिनका 25 को एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस जो है व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू कराऊंगी। व्हाट्सअप पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने क्वेश्चन व्हाट्सअप पर मिलेंगे उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन मैं देती जाऊँ उनको तैयार करते जाओ और अपना नंबर सेव ज़रूर करवा दो। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा हॉस्पिटल असिस्टेंट का एमसीक्यू बैच है। इसमें टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे और इसमें जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं और प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है अभी, जब तक टेलीग्राम नहीं चल रहा है तो हम व्हाट्सअप पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसमें कस्टर्ड कौन था, व्हाट वॉज कस्टर्ड, हु वाज कस्टर्ड।
तो कस्टर्ड इसमें कौन था? जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है, लायन था, ड्रैगन था, टाइगर था या बियर था? तो ये एक ड्रैगन था। कस्टर्ड क्या था? कस्टर्ड एक ड्रैगन था, एक बड़ा और डरावना दिखाने वाला ड्रैगन था। उसके मुंह से आग और नाक से धुआं निकलता था। उसके शरीर पर नुकीले कांटे थे और पैरों में नाखून थे। अपने भयानक शरीर के बावजूद वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। उसे अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी और वो हमेशा पिंजरे की मांग करता रहता था। तो कस्टर्ड कौन था? कस्टर्ड एक ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है हु रोट द सरमन एट बनारस? मतलब बनारस में एक स्पीच, बनारस में एक बोल सकते हैं भाषण है, एक बनारस में अपना जो बोल सकते हैं बनारस में जो अपनी शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने दी थी उसकी एक ये प्रसिद्ध कहानी है। तो द सरमन ऑफ बनारस जो है ये किसने लिखा गया है, किसके जीवन पर आधारित है? तो इसको किसने लिखा है? बेट्टी रेंसो। किसने लिखा है? बेट्टी रोंसा ने लिखा है। ये सरमन को हम बोलते हैं उपदेश। तो बनारस में एक उपदेश के नाम से ये कहानी है और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बेट्टी रेंसो। इसको किसने लिखा है? इसको बेट्टी रेंसो ने लिखा है। हु मेट किसा गौतमी? किसा गौतमी से कौन मिला? तो गौतम बुद्ध मिले थे। ये सरमन ऑफ एट बनारस में ही किसा गौतमी थी जिनका लड़के का निधन हो जाता है और वो लड़के की तलाश में लड़के को जिंदा करने के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंचती हैं। तो किसा गौतमी कौन थी? किसा गौतमी किसके पास किससे मिली थी? गौतम बुद्ध से मिली थी। व्हाट डिड किसा गौतमी लॉस? किसा गौतमी ने किसको खो दिया था? तो किसा गौतमी ने अपने लड़के को खो दिया था। अगला क्वेश्चन है हु रोट फ्रॉम अन्ना जौगरी? हु रोट फॉर एने ग्रेगरी? जौगरी नहीं है, ग्रेगरी है, अन्ना ग्रेगरी। हु रोट फॉर अन्ना ग्रेगरी, इसको बोलते हैं फॉर एन गैगरी या अन्ना गैगरी, फॉर एनी गैगरी भी बोलते हैं। तो फॉर एनी गैगरी आप नाम से याद रख लीजिए। इसके जो लेखक थे वो थे बटलर ईट्स। इसके लेखक कौन थे? विलियम बटलर ईट्स या डब्ल्यू बटलर ईस्ट थे। विलियम बटलर ईट्स, इसको ईट्स से याद रख लेना, इसको ईट्स से याद रख लेना। तो ये ग्रेगरी है और ये क्या है? ईट्स। तो इसको ऐसे याद रखो, ईट गिर गई, ईट गिर गई, ईट्स ग्रेगरी, ईट गिर गई, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो हु रोट फ्रॉम अन्ना फॉर एनी ग्रेगरी? तो एनी ग्रेगरी किसने लिखी है? ईट्स ने लिखी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट कलर हेयर एनी ग्रेगरी हैव? अन्नी ग्रेगरी के जो कलर थे वो कैसे थे? तो अन्नी ग्रेगरी के बालों का जो रंग था वो पीला था और कैसा था? सुनहरा था। पीला और येलो या हनी कलर्ड इसको हम बोल सकते हैं। येलो या कैसा था? एक हनी कलर्ड इसका हम बोलते हैं। लेकिन वो क्या चाहती थी? उसके बाल काले हों क्योंकि कोई उसके बालों से आकर्षित ना हो। अगला क्वेश्चन है इन फायर एंड आइस द वर्ल्ड में एंड ड्यू टू? जो अग्नि और जो बर्फ़ वाली कहानी है, फायर एंड आइस वाली कहानी है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि उसमें जो दुनिया ख़त्म होगी वो किससे होगी? या तो फायर से होगी या किससे होगी? आइस से होगी। या फायर से ख़त्म होगी या किससे होगी? आइस से ख़त्म होगी, है ना। तो ये याद रखना क्या होगा इसका? फायर एंड आइस होगा। एक और चीज़, फायर एंड आइस जो कविता है उसके राइटर कौन है? इसके राइटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। फायर एंड आइस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है इसके राइटर? इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है विच चैप्टर बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीकन फ्रीडम? साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए कौन सा जो चैप्टर था 10th क्लास का था? मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला की एक लंबी स्वतंत्रता की यात्रा, जिसमें वो 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बन गए थे, उसी पर ये पोयम जो कहानी है लिखी गई है। हु हेल्प्ड लेंचो इनडायरेक्टली? तो ये एक लेंचो की कहानी है जिसमें लेंचो एक गरीब किसान था
और वो पोस्ट मास्टर से पोस्ट ऑफिस में पैसे मांगने के लिए भगवान की से पैसे मांगने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट मास्टर उस पर दया कर लेते हैं और उसे 70 पीसों भेज देते हैं, जबकि भगवान से वो कितने मांगता है, भगवान से वो 100 पीसों मांगता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली पोस्ट मास्टर को उस पर दया आ जाती है और वो भगवान के प्रति उसका विश्वास तोड़ने नहीं देना चाहते, तो पोस्ट मास्टर और उसके कलीग उनको 70 पीसों इकट्ठा करके दे देते हैं। पीसों वहाँ की मुद्रा रहती है लैटिन अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बाल पोयम। जो द बाल पोयम है उसकी सेंट्रल थीम क्या होती है। द बाल जो पोयम है उसकी सेंट्रल थीम क्या है। नुकसान को स्वीकार करना और जीवन में आगे बढ़ना। लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नुकसान को स्वीकार करना और जीवन में आगे बढ़ना हमें ये बताती है कि जीवन में खोना या किसी चीज़ का नुकसान होना एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। हर इंसान को कभी ना कभी अपनी प्यारी चीज़ों को प्यारी चीज़ों या लोगों को खोना पड़ता है ना। तो इससे संबंधित ये एक स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है हु रोट फॉग। हु रोट फॉग, जो फॉग एक कविता है उसको किसने लिखा है। जो फोर्ट जो कविता है उसको किसने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग ने। हु रोट फॉग किसने लिखा है उसको, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा हुआ है। और कवि ने कोहरे के आने जाने की तुलना जो है बिल्ली से की है। जैसे बिल्ली दबे पाँव आती है वैसे ही कोहरा आ जाता है और शहर और बंदर कहाँ पर, और बिना किसी को पता चले वो पूरे में छा जाता है। अगला क्वेश्चन है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी। देखो सी है, सी के साथ हमेशा एस या ई एस आता है तो सी ओ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर वर्ड है तो या तो एस आएगा या क्या आएगा, ई एस आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सी गोज़ टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। अगला है दे ब्लैंक क्रिकेट नाउ। देखो अभी खेल रहे हैं, तो अभी खेल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, दे आर प्लेइंग नाउ, जो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आई ब्लैंक माई होमवर्क यस्टरडे। मैंने अपना होमवर्क यस्टरडे में कर लिया था। तो देखो इस यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। आई ब्लैंक माई होमवर्क यस्टरडे, डू आएगा, डिड आएगा, डन आएगा, डूइंग आएगा। देखो डन तो आएगा नहीं क्योंकि डन हैज़ हैव के साथ आता है। डूइंग आएगा नहीं क्योंकि डूइंग एम के साथ आता है। या तो डू आएगा या डिड आएगा। अब यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है इसलिए डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल है जो कि किसको बता रहा है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी ब्लैंक द मूवी बिफोर डिनर। बी ब्लैंक द मूवी बिफोर डिनर, क्या आएगा इसमें, हैव वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वॉच या वॉचिंग। देखो इसमें बी ब्लैंक द मूवी बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने मूवी देखी है, डिनर के बाद नहीं देखी। तो डिनर से पहले देखी मतलब वो देख चुका था, है ना, देख चुका था। बिफोर आ रहा है तो इसलिए इसमें क्या आएगा, हैड वॉच आएगा। वी हैड वॉच द मूवी बिफोर डिनर, हम रात के खाने से पहले फिल्म देख चुके थे। हम देख चुके थे खाने, हम बात की बात बता रहे हैं, मतलब हमने खाने से पहले ही ये काम कर चुके थे। तो पास्ट की बात, बिफोर शब्द का उपयोग हमें भूतकाल की बात बताता है, जो दिखाता है कि भूतकाल में एक काम दूसरे काम से पहले ही किया जा चुका है। जब अतीत में दो काम होते हैं, जो काम पहले पूरा होता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब पहले कोई काम हो गया होता है तो उसका साथ हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक। बाय नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक हिज डिग्री। नेक्स्ट ईयर तक वो अपनी डिग्री क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो विल कंप्लीट होगा। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल कंप्लीटेड हिज डिग्री, ही विल कंप्लीटेड हिज डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वो नेक्स्ट समय तक विल कंप्लीट नहीं होगा, विल हैव होगा, वो नेक्स्ट ईयर तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। अपन ऐसे बात कर रहे हैं कि अपन एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर तक अपनी डिग्री को क्या कर चुका होगा, कंप्लीट कर चुका होगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसमें लीव्स आएगा, लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा या लीविंग आएगा। देखो यहाँ पर भी वही बात चल रही है जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि कोई चीज़ अगर पहले हो जाती है और उसके बाद बिफोर के पहले आएगा
तो वो पास्ट परफेक्ट का आएगा। पास्ट परफेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, हैड लेफ्ट का उपयोग आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और 6260190190 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी हाई करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लुक द बेबी ब्लैंक। ब्लैंक में क्या आएगा, क्राई, क्राइड, इज क्राइंग या क्राइस। देखो लुक तुरंत देखने की बात कर रहे हैं, तुरंत देखने की बात कर रहे हैं। देखो वो बच्चा रो रहा है, लुक शब्द का प्रयोग हुआ है तो मतलब कोई व्यक्ति वर्तमान की किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जो हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, लुक द बेबी इज क्राइंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक दिस बुक मैनी टाइम। रीड, हैव रीड, हैड रीड या रीडिंग। मैंने ये बुक को बहुत बार पढ़ लिया, अपने मैनी टाइम्स पढ़ चुका है, पढ़ चुका है बोलता मैं ये किताब कितने बार पढ़ चुकी हूँ। तो बता रही हूँ, वर्तमान में बता रही हूँ कि मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव रीड आ जाएगा। आई हैव रीड दिस बुक मैनी टाइम्स। आई हैव रीड दिस बुक क्या हो जाएगा, मैनी टाइम। मैं ये किताब क्या पढ़ चुका हूँ, बहुत बार इसको पढ़ चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग। प्लेड आएगा, वर प्लेइंग आएगा, प्ले आएगा या हैव प्लेड आएगा। दे ब्लैंक फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे जब पानी स्टार्ट हुआ। तो वो खेल रहे थे, उस दौरान ही हुआ है पानी। जब कोई चीज़ दौरान हुई होती है, अगर प्रेजेंट की बात होती है तो इज़ MR ING आता है, और पास्ट की बात आती है तो वाज वेयर आता है। तो दे के साथ क्या आता है, वेयर आ जाएगा। और वे उस दौरान क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तभी बारिश हुई। तो क्या हो जाएगा इसमें, वर प्लेइंग हो जाएगा। अगला है, सी ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 2020। लिव्स, लिव्ड या हैज़ लिव्ड या लिविंग आएगा। वो दिल्ली में रह रहे थे, कब से रह रहे हैं, सिंस 2020 मतलब वो 2020 से रह रहे थे वहाँ पे। सी हैज़ लिव्ड दिल्ली, सी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2020। वो 2020 से दिल्ली में रह रहे हैं, 2020 से। हैज़ लिव्ड मतलब कब से रह रहे हैं। जब भी किसी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ समय दिया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और इसमें हैज़ लिव्ड जो दिए गए विकल्पों में प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का विकल्प हैज़ लिव्ड होगा। और सी एक वचन है इसलिए इसके साथ हैज़ लिव्ड आएगा। तो क्या आ जाएगा, सी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2020। वो कहाँ पे, दिल्ली में 2020 से रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।